हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, पहले में हमारे 4 सवाल थे पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हम इस क्वेश्चन की पहली वीडियो यानी प्रश्न क्रमांक 1 पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। फिर अगली वीडियो में लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, ठीक है ना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा। प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा। तो सवाल आप लोग, प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा है, सवाल आप बुक में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करना, प्रत्येक मीटर कुएं की एक खुदाई करवाना है, ठीक है ना। और जब आप कुआं खोदते हो तो पहले मीटर की लागत आती है आपको 150 रुपए। पहले मीटर की लागत कितनी आती है? 150 रुपए आती है। मतलब देखो, आप कुआं खोदोगे तो पैसे तो लगेंगे, तो 1 मीटर कुआं खोदोगे तो आपको 150 रुपए लागत लगेगी। और इसके बाद अतिरिक्त तुम जितने मीटर खोदते जाओगे तो 50 रुपए क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 50 रुपए बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से बेटा आपको यहाँ पे एक श्रेणी बनानी है और फिर बताना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, 1 मीटर खुदाई की लागत, और खुदाई तो आपको पता है किसकी हो रही, कुएं की, है ना। तो 1 मीटर खुदाई की लागत ये दिया है, हमें लिखना है, बराबर कितनी है बेटा, 150 रुपए, ठीक है, 150 रुपए। फिर इसके बाद आगे प्रत्येक मीटर खुदाई, जो आगे खोदना है ना आपको, ठीक है, यानी नहीं, 1 मीटर खुदाई हो गई। एक मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपए। फिर इसके लिए क्या लग दें, आगे है ना, आगे प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए अगले अगले प्रत्येक मीटर अगले प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर कितनी है, 50 रुपए। हाँ बेटा, है? अच्छा, अगले अगले नहीं, अगले सॉरी, चलो अगले प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपए। अब देखना है आप, तब देखो, अगर हम 1 मीटर हो का मान है, A1 मान है, पहले मीटर की खुदाई को का मान है, हम A1 मान है। तो पहले मीटर की खुदाई A1 बराबर कितना है, 150 रुपए, है कि नहीं। आप रुपए लिखना हो लिख लो, नहीं लिखो। इसके बाद अगला मीटर मतलब दूसरे मीटर, तो दूसरे मीटर को अगर हम A2 माने, कितना माने, A2 माने, तो 50 रुपए बढ़ना है, यानी कितना हो जाएगा, 150 और प्लस कितना हो जाएगा, 50, बराबर कितना आएगा आपका, 200 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर तीसरे मीटर की खुदाई करें A3, तो A3 बराबर, अब देखना फिर 50 बढ़ना है, तो पहले का 200 था, तो इसका हो गया 200 और प्लस कितना हो गया, 50, बराबर कितना आ गया, 250 रुपए आएगा। इसी प्रकार अगर हम चौथे मीटर की खुदाई करें तो A4 बराबर, तो तीसरे मीटर का कितना था, 250, तो 250 और फिर चौथे मीटर का फिर 50 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 300 रुपए। इस प्रकार से आप डॉट 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 निकाल सकते हो, है ना। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, डॉट 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 निकाल सकते हो। अतः
अतः इस श्रृंखला से प्राप्त एपी, और एपी को क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी बोलते। तो एपी आपको क्या मिलेगी बेटा? 150, 200, 250, 300, 300 और डॉट डॉट, ऐसी श्रेणी आपकी मिलती जाएगी। तो ये तो क्या बन गई? आपकी श्रेणी बन गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इस श्रेणी को चेक करना है कि वास्तव में ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, कि आपने वैसी बना दी, ठीक है ना। तो इसको हम चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे? अब हाँ, पहले जांच लिख दो। क्या लिख दो? जांच। हेडिंग डाल दो कि जांच, आपको जांच करना है ना। तो जांच, जांच के लिए क्या करेंगे बेटा? हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। और आपको पता है a2 दूसरा पद होता है और a1 कौन सा पद होता है? पहला। तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200, और माइनस कितनी है? 150। a1 की वैल्यू 150 है। जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। इसी प्रकार आप क्या करो? a3 माइनस कितना कर दो? a2 कर दो। तो a3 यानी तीसरा पद कितना है? 250, और a2 यानी दूसरा पद कितना है? 200। तो क्या करेंगे हम? 250 और माइनस लिखेंगे 200, और इक्वल कितना बचेगा आपके पास? 50। इसी प्रकार आप क्या करो? a4 माइनस क्या कर दो? a3 कर दो, है ना। तो a4 का मान कितना है बेटा? यहाँ पे 300, और माइनस कितना है? 250 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 50। कटा तो नहीं है जितना। तो हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे पद में से पहला घटा रहे तो 50 मिल रहा, तीसरे में से दूसरा घटा रहे तो अभी 50, चौथे में से तीसरा घटा रहे तो अभी 50। यानी हम कह सकते हैं कि इनका सारवांतर क्या है? समान है। और सारवांतर समान है तो ये श्रृंखला क्या है? एक एपी है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चूंकि सारवांतर समान है, सारवांतर समान है, अतः यह श्रृंखला एक एपी है, यानी एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। भाषा में थोड़ा बेटा इधर उधर हो जाता, अपने मन से लिखते भाषा कभी रटी नहीं जाती है ना। सीरीज की या बुक की भाषा नहीं रटना चाहिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, अपने मन से भाषा लिखी जाती है हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नंतर आप सोचो सर ने कहीं श्रृंखला लिख दिया, कहीं नहीं लिखा, तो आप अपने मन से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि एक श्रृंखला ही तो है जी संख्याओं की, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? एपी बोल रहे हैं। तो भाषा अपने मन से लिखी जाती है हमेशा। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, तीसरा पार्ट। अब इसका देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन, है ना। अब देखिए जरा चौथा, बोलो चौथा। अच्छा, खाते में कुछ रुपए जमा करना है, उसका जो मिश्र धन बनेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज से बनेगा। कैसे बनेगा मिश्र धन? चक्रवृद्धि ब्याज से। तो खाते में जो राशि जमा करनी है वो कितने रुपए है? 10,000। जमा की गई राशि कितनी है? 10,000 रुपए, और उसकी दर कितनी है? 8%। दर कितनी है? 8%। बेटा वार्षिक है कि मासिक? वार्षिक। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर उसका मिश्रण बनाना है। कैसे बनाना है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो अब बताइए आप कि श्रृंखला अभिक्रिया मतलब श्रृंखला या एपी कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, पहले क्या लिखना है? जमा की गई राशि दिया है, मैं दिया है जमा की गई राशि, और जमा की गई राशि को हम क्या बोलते हैं? मूलधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो मूलधन कितना है हमारे पास? 10,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिको चक्रवृद्धि ब्याज की दर, है ना। वार्षिक चक्रवृद्धि
ब्याज की दर बराबर कितनी है बेटा? 8%। कितनी है? 8%। तब हम इसके पद निकालेंगे। पद निकालना है तो पद समझते जाना कि अगले वर्ष का क्या है? मिश्र धन है। अगले वर्ष का क्या है? मिश्र धन है। ठीक है ना? ज्यादा लॉन्ग में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। तब अगर आपको पहला निकालना है A1, पहला पद क्या निकालना है? A1। तो A1 बराबर देखो, वर्ष आपको क्या लेना है? एक एक वर्ष का लेना है। कितने वर्ष का लेना है? एक एक वर्ष का। हर बार में एक वर्ष, नहीं तो 3-4 वर्ष लगा दो। ठीक है ना? तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब चूंकि आप छोटे तो हो नहीं कि हम सूत्र लिख के बता, सूत्र ऐसे सुन लो। क्या आना है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। अब देखो मूलधन अपना कितना? 10,000 है। तो हम क्या करेंगे? एक बार 10,000 गुणे दर कितनी है? 8 गुणे समय कितना वर्ष लेना? 1 वर्ष और बटे कितना हो जाएगा? 100। समय कितना लेना है? 1 वर्ष। क्लियर है? देखो इधर दो बिंदी से दो बिंदी क्या हो रही है बेटा? कट रही, कट गई दो बिंदी से दो बिंदी। अब 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 में जब आप 100 का गुणा करोगे तो 100 गुणे 8 से कितना हो जाएगा? 800। 800 होगा। ठीक है ना? तो कितना आ रहा है ब्याज आपका? 800 आ रहा है। तो ब्याज कितना आएगा काटने पर? 800 रुपए आएगा। अब अगले वर्ष के लाने क्या चाहिए हमें? मिश्रधन। क्या चाहिए? मिश्रधन चाहिए। तो इसका हमें पहले मिश्रधन निकालने दो। तो इसका मिश्रधन क्या हो जाएगा? अतः मिश्रधन क्या निकालना है? मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर होता है बेटा क्या? मूलधन धन ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ दो तो क्या मिल जाता है? मिश्रधन। पढ़ा है ना छोटी कक्षाओं में? मूलधन में मिश्र ब्याज जोड़ दो क्या मिल जाता है? मिश्रधन। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अगले वर्ष के लिए इसके लिए मूलधन मिश्रधन, सॉरी A1 के स्थान पे आपका लेकिन 10,000 आना था। जमा की गई राशि 10,000 रुपए है। इसको तुम्हें A1 मानना था, इसको मानना था A2। एक काम करो, इसको हम A1 मानने ले रहे हैं ना। पहले रुक जाओ, यहाँ पे जगह चाहिए हमें। फिर मिश्रधन निकालते जाना है। अतः पहले इसको क्या मान लो आप? A1। A1 बराबर कितना है? 10,000 रुपए। कितना है? A1 बराबर 10,000 रुपए है ना। जो जमा की गई राशि है वो A1 है, पहला पद है। कितनी जमा करी गई? 10,000। तो A1 बराबर 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम A2। अब क्या लिखेंगे? A2 के लिए, A2 के लिए है ना। A2 के लिए आपको क्या करना है? पहले ब्याज बराबर सूत्र लगाना है। ब्याज बराबर तो क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी जी आएगा आपका 10,000 गुणे 8 गुणे 1 और बटे कितना आएगा? 100। दो बिंदी से दो बिंदी, तो ये गुणा किया तो कितना आ गया आपका? 800 रुपए। 800 रुपए आ गया। किसके लिए निकाल रहे हैं हम? A2 के लिए। दूसरे पद के लिए मिश्रधन निकालना है। ठीक है ना। तो अब क्या निकाल लेंगे? इसका मिश्रधन। अब क्या निकाल लेंगे हम? मिश्रधन बराबर तो क्या होता है सूत्र? मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है आपके पास? 10,000 और प्लस ब्याज कितना है? 800 बराबर 10,000 में 800 जोड़ो तो कितने आए? 10,800 रुपए। तो ये किसका मान हो जाएगा? इसका। किसके लिए? A2 के लिए। A2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10,800। दो चीजें निकल गई। अब चूंकि ब्याज की दर कैसी है? चक्रवृद्धि। ब्याज की दर क्या है? चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि ब्याज लगना है तो अगले वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? अब मूलधन किसको बनाएंगे? इसको। मूलधन किसको बनाएंगे? इस वाले को। 10,000 मूलधन नहीं रहे, अब मूलधन 10,000 नहीं रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज लगना। ब्याज पर ब्याज लगना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है ना। तो अब अगले वर्ष का जो मूलधन है वो हम इसको ना लेके हम किसको लेंगे? 10,800 को लेंगे। ठीक है ना।
ध्यान रखना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज हमने पहले पढ़ाए थे आप लोगों को। अब क्या करना है, A3 के लिए, A3 के लिए है ना। अब A3 के लिए देखो यहां पे आएगा भी इतना। हाँ, A3 के लिए क्या करेंगे, फिर से हम ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर है ना, ब्याज बराबर वही होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन किसको लेना है, 10,800 को लेना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 10,800 गुणे दर 8 ही रहेगी और समय 1 ही रहेगा, और बटे कितना हो जाएगा 100। दो बिंदी से दो बिंदी फिर से कैंसिल हो गई, 8 एकम 8 और 8 का गुणा 108 में करो तो 8 रंजन 64 और 8 एकम 8, कितना आएगा 864 रुपए, 864 रुपए। अब इसका क्या निकालना हमें, मिश्रधन, क्या निकालना है, मिश्रधन। तो फिर करेंगे हम नीचे मिश्रधन बराबर, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना लिया आपने, 10,800, कितना लिया 10,800 और प्लस कितना आया 864 बराबर, इन सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, 8 8 16 की 6 और 10 1 11, यानी 11,664, 11,664 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका A3 का मान। अब फिर A4 के लिए निकालना, तो फिर अब इसको मूलधन बना लो, इसको फिर से मूलधन बना लो, ठीक है ना। लेकिन अब जाना जरूरी नहीं है, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। 3 तक रहने दो इस बार, कितने तक रहने दो, 3 तक। नहीं आगे आप फिर से भी हल कर सकते हो, लेकिन रहने 3 तक बहुत है, 3 पद। तो क्या लिखेंगे, अतः इस श्रृंखला से प्राप्त एपी, एपी माने क्या होता है, समांतर श्रेणी, है ना। अतः इस श्रृंखला से प्राप्त एपी, तो क्या बन जाएगी 10,000, फिर कितनी थी 10,800 और फिर कितनी मिली 11,664, 11,600 कितनी मिली 64। क्लियर है। और कॉमा क्या कर सकते हैं हम, डॉट डॉट कर सकते कि नहीं। तो जी हमें श्रेणी मिली, एक बार चेक कर लो जी, जोड़ तो गलत नहीं है, सही है। 16 की 6, 5 की 1, 10 1 11, सही है, ठीक है। तो जी हमें श्रेणी मिल गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये श्रेणी है कि नहीं। जो भी चेक करके बताना, श्रेणी तो आपने बना ली, लेकिन ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वही जो करते हैं, जांच, हेडिंग डाल लो काय की जांच। जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर, इतने बनने वाले A2 का मान कितना है 800 और माइनस 10,000 बराबर कितना मिल गया आपको 800 रुपए। रुपए कहाँ लिखना है, रुपए नहीं लिखना, 800 मिल गया। फिर क्या निकालना, A3 माइनस A2 बराबर देख लो 11,664 और माइनस 10,800, ठीक है ना, बराबर घटाओ तो कितना मिलेगा 64 के 64 64, 864 इतना मिला। अब A2 माइनस A1 800 रुपए है, A3 माइनस A2 864 है। क्या बताओ सारवांतर समान है, नहीं है तो जो श्रृंखला AP कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। ये अपना ऐसा चल रहा, आप भूल मत जाना है ना, किसी का किसी में मिला दो, ऐसा चल रहा आज ये सवाल है यहां से। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सारवांतर समान नहीं है, चूंकि सारवांतर समान नहीं है, अतः यह श्रृंखला AP नहीं है।
यानी समांतर श्रेणी नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है, पीछे देखो, नहीं लिखोगा। इस प्रकार से हमारा अब पहला सवाल कंप्लीट हुआ। बताइए सारे बच्चों को समझ में आया पहला क्वेश्चन? किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो बताओ, कल के सवाल में डाउट हो, आज के सवाल में कोई डाउट हो तो आप बताओ। ठीक है, हमारा काम है केवल आपके डाउट क्लियर करवाना। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये ना सोचो कहां से सर ने उल्टा सीधा लिख दिया, यहाँ से रख दिया, ना समझाया ना कुछ। एक एक सवाल को कवर कराना है हमारा काम, फिर बाकी समझना आपका काम है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा सवाल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बेटा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।